गर्मी में नीम की छांव में रहन सहन करने वाला ससुराल। हम गांव शिफ्ट नहीं होंगे। कोई कोई तो अपने जीवन में अपग्रेड करता है और आप डिग्रेड होना चाहते हैं। अरे गांव में रहकर लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो लोग शहरों में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम शहर में रहना चाहती हो? भाई मैं तो यहाँ की जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है, कोई किसी से अपनापन नहीं दिखाता। अब तो हमारे गांव के पास वाला जो शहर है वो भी डेवलप हो गया है और वहाँ कंपनी है, मैं वहाँ जॉब कर सकता हूँ। हाँ तो किसी के साथ अपनापन दिखाकर करना भी क्या है? जिंदगी में अकेले आए हैं और अकेले वापस जाना है। मैंने बोल दिया कि हम गांव नहीं जाएंगे बस। वहाँ की कंपनी में इतनी इनकम नहीं होगी और वहाँ पर तो कोई डेवलपमेंट भी नहीं है। इतना कहकर प्रीति गुस्से में अंदर चली जाती है और किसी को कॉल करती है। देखो तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो या नहीं? हमें कभी भी गांव जाना पड़ सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अपने पति को गांव जाने से कैसे रोकूं। अगले दिन रोहन ऑफिस में खराब मूड के साथ काम करने जाता है। रोहन जब शाम को घर वापस आता है तो देखता है कि आज फिर से प्रीति की तबीयत खराब है। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बस क्या बताऊं, फिर से मेरा बीपी लो हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा गर्मियों में मेरी इतनी तबीयत खराब क्यों हो जाती है। तुमने दवाई ली? हाँ मैंने दवाई तो ले ली, साथ में मेरे साइकिल वाला पेन भी हो रहा है। सिर और हाथों में बहुत ज्यादा दर्द है। उसके बाद रोहन प्रीति की थोड़ी मालिश करता है। इसके बाद वो उसके लिए खाना भी लेकर आता है। वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। दोनों जब खाना खाते हैं तब रोहन कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि ये बात करने के लिए ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक आइडिया बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ की जिंदगी से काफी परेशान हो गया हूँ। ज्यादा नहीं तो हम 1-1.5 महीने के लिए ही गांव जा सकते हैं। अगर वहां जाने के बाद तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रीति आगे कुछ बोलती कि रोहन उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, देखो मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है ना? तुम एक बार तो मेरी बात मान सकती हो ना? मुझे भी वहां जाकर अच्छा लगेगा और फिर वहां मेरा मन भी फ्रेश हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट रहता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो? अच्छा ठीक है। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। इतना तो मैं वहाँ पर आराम से एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे एक काम भी तो करना है। फिर हम यहाँ खुशी खुशी वापस आएंगे। आखिर प्रीति क्या सोच रही थी? अब कुछ दिन के बाद दोनों गांव जाने की तैयारी करते हैं और जब ये बात वहाँ गांव में उनके परिवार को पता चलती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। मेरा बेटा बहू इतने सालों बाद यहाँ आ रहे हैं, घर में खुशी का माहौल होगा। सच में अक्सर रोहन कहता है कि वो शहर की जिंदगी से परेशान हो गया है। कुछ समय यहाँ रहेगा तो उसका मन भी बहल जाएगा और उसे काफी अच्छा भी लगेगा। शांति और रमेश दोनों अपने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर उसकी छांव में बैठे थे। तभी सीमा उन दोनों के लिए एक थाली में चटनी, रोटी और आलू भुजिया, साथ में बढ़िया ठंडी ठंडी छाछ लेकर आती है। लीजिए माँ, बाबूजी, आप दोनों के लिए खाना है। ला बिटिया, हमें तो बड़ी भूख लग रही है और तू एकदम सही टाइम पर खाना लेकर आई है। उन दोनों को खाना देकर सीमा अंदर चली जाती है और वापस चूल्हे पर और गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगती है और उनके लिए और रोटी लेकर आती है। बस बेटा, अब और रोटी नहीं लूंगी। आज तो कुछ ज्यादा ही पेट भरकर खाना खा लिया है। भाई बड़ा गजब का स्वाद पुदीने की चटनी और आलू की भुजिया में है। सच में एकदम मजा ही आ गया। उसके बाद सीमा घर के अंदर जाती है और पवन उससे कहता है, अरे सीमा, क्या तुमने रोहन और प्रीति का कमरा साफ किया है? तुम्हें पता है ना कल दोनों यहाँ आने वाले हैं, तो उन दोनों के लिए पूरी तैयारी अच्छे से कर लेना। हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपके कहने से पहले ही मैंने उन दोनों का कमरा सुबह साफ कर दिया था। आखिर सबको ही उनके आने की कितनी खुशी हो रही है। काफी समय बाद वो लोग यहाँ पर इतने समय रुकेंगे। मैं भी प्रीति चाची को पहली बार देखूंगी। मम्मी, हमने तो उन्हें पहले कभी देखा ही नहीं। उन्होंने तुम्हें बचपन में गोद में खिलाया था। लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं है मम्मी। तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो बहुत ही छोटी थी ना। लेकिन मुझे तो आपसे बच्चे से याद हो, तो सिर्फ प्रीति चाची याद क्यों नहीं है? हे भगवान, सच में इन बच्चों के सवाल कभी कभी तो दिमाग घुमा देते हैं। अरे बेटा, क्योंकि तुम हमें हर रोज देखती हो और प्रीति चाची कुछ समय यहाँ रुकने के बाद वापस चली गई थी, इसीलिए तुम्हें उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो जल्दी से स्कूल जाओ, बाकी बातें आने के बाद करेंगे। हाँ बच्चों, चलो चलते हैं। उसके बाद पवन दोनों बच्चों के बैग लेकर और उन दोनों को बाहर लेकर आता है। पवन साइकिल पर बैग रख लेता है और उसके बाद पिंकी को आगे और चिंटू को पीछे बिठाकर वो साइकिल पर ले जाकर
उन्हें स्कूल छोड़ने जाता है। उन्हें स्कूल छोड़ने के बाद वो खेत पर चला जाता है। जब वो खेत पर जाकर देखता है, इस बार तो मेरी फसल बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। हे भगवान, बस पिछली बार की तरह कुछ नुकसान ना हो। इस बार मेरी फसल सब अच्छे से तैयार हो जाए। वही दूसरी तरफ अगले दिन रोहन और प्रीति सुबह ट्रेन में बैठ जाते हैं और काफी देर के बाद जब वो शहर से दूर गांव में आते हैं तो रोहन बाहर के नजारे को देखकर कहता है, देखो तो जरा, शहर से बाहर निकलते ही गांव की हवा में कितनी ज्यादा ताजगी आ गई है। मौसम और हवा दोनों में ही कितना ज्यादा बदलाव हो गया है। इसी को कहते हैं असली गांव की जिंदगी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, न ही अस्पताल होगा, न ही यहाँ पर कोई चीज मिलने वाली है। पता नहीं हम क्या ही करने जा रहे हैं वहाँ। ओहो, तुम फिर से शुरू हो गई। अरे अगर ऐसा ही सड़ा सा मुंह बनाए रखोगी और सिर्फ बुराई सोचोगी तो गांव को लेकर तुम्हारी सोच में बदलाव कैसे आएगा? तो सच में बदलाव लाना ही किसे है। उसके बाद दोनों गांव पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद वो दोनों ऑटो में बैठकर घर तक आ जाते हैं। तब प्रीति खुद भी महसूस करती है कि वहां का वातावरण कितना खुला है और वहां पर कितने सारे पेड़ पौधे हैं। वहां पर गर्मी में भी राहत है। घर पहुंचने के बाद सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सब खुशी से उनका स्वागत करते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों आ गए। तुम दोनों से इतने सालों बाद मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। भैया भाभी, आप दोनों का गांव वाले घर में स्वागत है। मुझे भी कितना अच्छा लग रहा है। कितने समय के बाद अपने गांव को इतने अच्छे से देख रहा हूँ मैं। वो तो हम हमेशा वीडियो में भी देख ही लेते हैं। उसके बाद सीमा उन दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आती है और पानी पीने के बाद सीमा उन दोनों को आम पन्ना पीने के लिए देती है। ओ भाभी, आपके हाथों में तो आज भी वही स्वाद है। मैं आपके हाथ के खाने का तो स्वाद भूला ही नहीं हूँ। अरे तो भूलोगे कैसे, इतने सालों तक तो तुमने मेरे हाथों का ही खाना खाया है। सही कहा भाभी। अच्छा, पिंकी और चिंटू कहाँ हैं? दोनों कहाँ ही हो सकते हैं, आराम से खेल रहे होंगे खेत में उनके पास ही। तो ठीक है, फिर मैं तो चला अब भैया से मिलने। अरे रुक जा, हम सब भी वहीं जा रहे हैं। हम तो बस तुम्हारा घर पर आने का इंतजार कर रहे थे, वरना इस समय हम कहाँ घर पर रुकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, चलो। पहले शांति रोहन के साथ चली जाती है और फिर दूसरी तरफ सीमा ने सबके लिए लंच पैक कर लिया था और निधि भी सीमा की लंच पैक करने में मदद करती है। तब ये देखकर प्रीति पूछती है, दीदी, हम इतने सारे लंच पैक क्यों कर रहे हैं? क्या कहीं पिकनिक पर घूमने जा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो कि पिकनिक पर जा रहे हैं। चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। उसके बाद सीमा, प्रीति और निधि तीनों ही मिलकर एक साथ खेत की तरफ जाने लगते हैं। खेत जरा सा दूर था और इतना चलकर प्रीति काफी थक गई थी। यहाँ से खेत कितना दूर है दीदी? इतनी गर्मी और धूप में हम कितना ज्यादा लंबा चल रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई टैक्सी है, ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं है? प्रीति की इस बात पर निधि और सीमा दोनों हंसने लगते हैं। अरे भाभी, यहाँ पर गांव में खेत और घरों के बीच में रिक्शा या ऑटो वगैरह नहीं होता। वो तो बस अड्डों पर होता है, थोड़ी दूर जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा सा चलने के बाद ही तुम इतना थक गई हो। चिंता मत करो, कुछ दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी। लेकिन प्रीति को कहाँ इन सब चीजों की आदत थी। उससे गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, देखा, बिल्कुल गवारों वाली बातें हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बस मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ गया। यहाँ पर तो कोई छोटी मोटी भी फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद सब खेत पर पहुंच जाते हैं और वहां पर रोहन पवन की खेत में काफी मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वहां पर थोड़ी ही दूरी पर 4 से 5 नीम के पेड़ थे। वहां पर बच्चे टेंट लगाकर खेल रहे थे और रमेश और शांति भी उसी की छांव में घास पर बैठे हुए थे। तब सब वहीं जाकर बैठ जाते हैं और सब एक साथ आ जाते हैं। चाची चाची, आप आ गए? कितने समय बाद आई हैं आप? हाँ चाची, चलो अब हमारे साथ खेलो, हम साथ में खेलेंगे। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। मुझे नहीं खेलना अभी किसी के साथ। अरे बच्चों, चाची को ऐसे परेशान नहीं करते। अभी तो वो बाहर से आई हैं, उन्हें थोड़ा आराम तो करने दो। और चलो पहले सब साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। वहां सब साथ में बैठ जाते हैं और सीमा सभी के लिए खाना लगा देती है और सब नीम की छांव में बैठकर खाना खाते हैं। कितने समय के बाद सबके साथ ऐसे बैठकर खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर तो खाना खाने का स्वाद ही चौगुना हो जाता है। बड़ा मजा आ रहा है सच में खाना खाकर। खाने के साथ इतनी ठंडी ठंडी लस्सी और चटपटी सब्जी, लेकिन प्रीति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मजा आ रहा है इन लोगों को यहाँ पर नीम के पेड़ के पास बैठकर खुले में खाना खाने में। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा खाने के अंदर उड़कर आ गया तो गांव हमेशा गांव ही रहता है, इनकी आदत जाती नहीं है। तभी वहां पर उनके पड़ोस की एक महिला आ जाती है और उनके पास आकर बैठ जाती है।
क्यों शांति बहन, खाना खाया जा रहा है अकेले अकेले? अरे हमसे भी पूछ लेते। तुमसे पूछने की जरूरत क्या है, तुम भी आओ और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। ये सब देखकर प्रीति और ज्यादा मुंह बना लेती है। वाह लो जी, एक तो ये आंटी जी कह रही है कि अकेले अकेले खाना खा रही है, दिख नहीं रहा कि इतना बड़ा पूरा परिवार खाना खा रहा है, और ऊपर से खुद ही बिन बुलाए मेहमानों की तरह आकर बैठ गई खाना खाने के लिए। सच में यहाँ के लोगों में तो बिल्कुल भी सेंस नहीं होती। प्रीति अंदर ही अंदर जल भुन रही थी, लेकिन उसे छोड़कर पूरा परिवार खुश था और सभी एक साथ बैठकर बहुत अच्छे से खाना खा रहे थे। सच में सीमा बेटा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, एकदम मजा आ गया, तृप्ति हो गई। अगर मुफ्त में खाना खाने को मिलेगा तो मजा तो आएगा ही। अरे शांति, क्या ये तेरी छोटी बहू है? हाँ, आज ही शहर से आई है। दिखने में तो बड़ी अकड़ू और खड़ूस लग रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी शहर से इतना लंबा सफर करके यहाँ आए हैं तो थक गए हैं। जब पता है कि थक गए हैं तो इतनी दोपहर में यहाँ पर लाना जरूरी था। थोड़ी देर कमरे में लेटकर आराम भी नहीं करने दिया मुझे। उसके बाद सब वहीं पर लेट जाते हैं और वहाँ पर दूसरे पेड़ों की छांव में गांव के दूसरे लोग भी लेटे हुए थे। ये सब देखकर प्रीति को और भी अजीब लग रहा था। दीदी क्यों ना हम घर चले? अरे प्रीति, घर जाने का कोई फायदा नहीं है, लाइट गई हुई है। तुम थोड़ी देर यहीं पर लेटकर आराम कर लो। लेकिन दीदी यहाँ पर देखना तो किस तरह सब लोग ऐसे ही लेटे हुए हैं, यहाँ पर लेटने में कितना अजीब लगेगा। कुछ नहीं है प्रीति, यहाँ सब लोग ऐसे ही रहते हैं, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। वहाँ पर काफी सारे पेड़ लगे हुए थे, तो आगे वाले एक नीम के पेड़ की छाव में शांति, रमेश, पवन और रोहन लेटे हुए थे। पीछे वाले पेड़ की छाव में सीमा और निधि बच्चों के साथ लेटी हुई थी। प्रीति को पहले बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो काफी थक गई थी। कब वो पेड़ की छाव में लेटकर सो जाती है उससे पता भी नहीं चलता। काफी देर के बाद उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि शाम हो चुकी है और बाकी सभी खेत पर काम कर रहे थे। सारा काम खत्म होने पर चलो प्रीति, अब हम घर चलते हैं। हाँ दीदी चलो। फाइनली सभी घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद सीमा चूल्हे पर सबके लिए खाना बना रही थी, लेकिन वहाँ बैठी प्रीति को धुएं से खांसी आने लगती है। यहाँ पर तो कितना ज्यादा धुआं हो गया है। यहाँ पर गैस सिलेंडर लगवा लेना चाहिए, इतने धुएं में खाना कैसे बना सकते हैं? तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर हर घर में चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है। यहाँ के लोगों को गैस के बने खाने का स्वाद भी नहीं आता। फिर बहुत सी ऐसी चीज है जो हम चूल्हे की राख की मदद से ही बनाते हैं, उसका एक अलग ही स्वाद आता है। हाँ, लेकिन ऐसे में खाना बनाना कितना मुश्किल है। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है ना? एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। प्रीति खांसते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। प्रीति थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाती है और वहीं दूसरी तरफ सीमा सबके लिए खाना बना लेती है। खाना बनाने के बाद सीमा दूसरी तरफ बाहर आंगन में सबके लिए एक नीम के पेड़ के नीचे चटाई बिछा देती है और उसके बाद सभी के लिए वहाँ पर खाना परोसा जाता है। सीमा प्रीति को उसके कमरे में बुलाने जाती है। चलो प्रीति, चलकर खाना खा लेते हैं। उसके बाद प्रीति सीमा के साथ आने लगती है और बाहर आते हुए, हम घर के बाहर कहाँ जा रहे हैं दीदी? हम सब रात को नीम की छांव के नीचे ही बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन अभी तो कम से कम हम घर के अंदर खाना खा सकते हैं ना? बाहर वहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, तुम देखना, बाहर बैठकर खाना खाने का मजा ही अलग होगा। उसके बाद सभी वहाँ पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन प्रीति को अच्छा नहीं लगता। सच में यहाँ खुले में बैठकर खाना खाने में कितना मजा आ रहा है। हाँ, और यहाँ पर काफी ठंडक है और बिल्कुल भी गर्मी भी नहीं लग रही। इस तरह सब रात को खाना खा लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर सबके लिए चारपाई बिछाई जाती है। सबके लिए बिस्तर बाहर लगाया जा रहा होता है। ये सब देखकर प्रीति निधि से पूछती है, सब इस तरह बाहर बिस्तर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाभी सब रात को बाहर एक साथ नीम के पेड़ के नीचे सोएंगे, वहाँ पर ठंडी हवा आएगी और सबको यहाँ पर खुले में सोने की आदत होती है। चलिए, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। इतना कहकर निधि बिस्तर लेकर वहाँ से चली जाती है। सच में इन लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं है। पूरा दिन तो आज गांव में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे और खाना भी वहीं खाया था, और अभी भी चैन नहीं है कि रात को वहीं सो रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। प्रीति अपने कमरे में जाती है और वहाँ पर पंखा चलाकर सोने लगती है। तभी वहाँ सीमा उसे बुलाने आती है। अरे प्रीति, तुम यहाँ अंदर क्यों सो रही हो? चलो बाहर सब साथ सो रहे हैं। मुझे बाहर नहीं सोना। लेकिन क्यों? मुझे इस तरह बाहर खुले में सोने की आदत नहीं है, और फिर आज हम पूरा दिन बाहर ही तो थे, थोड़ी देर घर के अंदर भी तो होना चाहिए। हम सब बाहर सोते हैं क्योंकि रात को बिजली चली जाती है
और पता नहीं कि कब लाइट चली जाए, फिर नींद खराब होती है क्योंकि अभी गर्मी का समय है और फसल कटाई का समय है, तो लाइट जाती ही है। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं यही आराम से सो जाऊंगी। उसके बाद सीमा वहाँ से चली जाती है और प्रीति तब तो आराम से सो जाती है, लेकिन जब रात को लाइट चली जाती है तो उसे गर्मी लगती है और मच्छर भी काटते हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में यहाँ आने के लिए मान गई थी मैं। इसके बाद प्रीति रात को बाहर आ जाती है। वहाँ पर उसके लिए एक बिस्तर पहले से ही लगाया हुआ था, क्योंकि सीमा जानती थी कि रात को ऐसा होगा, तो वहाँ प्रीति सो जाती है। वहाँ उसे एक भी मच्छर नहीं काटता, क्योंकि नीम के पत्तों की स्मेल की वजह से मच्छर वहाँ नहीं आते थे। इस तरह प्रीति को रात को वहाँ अच्छी नींद आती है। अगले दिन सुबह उठकर हर कोई नीम की दातून कर रहा था, और जब प्रीति बाथरूम में ब्रश और सामान लेकर नहाने जा रही थी, तब सबके सामने रोहन दातून करते हुए आता है और उसे कहता है, हे, तुम्हें ब्रश करने की जरूरत नहीं है, तुम नीम की दातून करके देखो यार, ये दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रीति फिर से मुंह बना लेती है। मुझे नहीं करना, ये गवारों वाली हरकतें आप ही करो, मुझे नहीं करनी है। उसके बाद प्रीति नहाने चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर हर कोई नीम की दातून कर रहा था, और यहाँ तक कि हर कोई नीम के पत्तों को पीसकर उसके उपटन से ही नहाता था। यहाँ पर तो साबुन भी नहीं था, क्योंकि भाभी हम यहाँ पर साबुन से नहीं नहाते, हम तो नीम की पत्तियों को पीसकर उसके उपटन से नहाते हैं। यहाँ पर इतने सारे नीम के पेड़ हैं, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये सब अच्छा थोड़ी होता है, एक साबुन से जो लगाने की बात होती है वो उपटन से थोड़ी होती है। ऐसा नहीं है भाभी, आपको पता ही है जितने भी मार्केट में साबुन या कुछ भी आता है तो उन सब में लिखा होता है कि नीम या एलोवेरा का साबुन है और उसके अंदर इस टाइप की चीजें हैं। लेकिन जब हमारे पास नेचुरल अवेलेबल है तो हम बाहर से क्यों खरीदे? आप एक बार नहा कर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहाने के बाद सभी थोड़ा सा बाहर आंगन में एलोवेरा जेल तोड़कर उसे 2 घंटे के लिए रख देते हैं, और उसके अंदर से जो पीला जेल निकलता है उसे अच्छे से अपने फेस को धोने के बाद हर कोई उसे अपने मुंह और हाथों पर लगा रहा था। सब आंगन में नीम के पेड़ की छाव में बैठकर एलोवेरा लगा रहे थे। अब आप सब एलोवेरा क्यों लगा रहे हो? नीम से नहाकर शांति नहीं मिली क्या? अरे प्रीति, नीम तो नहाने के लिए है और एलोवेरा जेल हमारे मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। हम यहाँ क्रीम नहीं लगाते, हमेशा एलोवेरा ही लगाते हैं। इससे चेहरे पर दाग धब्बे और पिंपल्स नहीं होते, काफी बेनिफिशियल होता है। तुम भी लगाओ, तुम्हारे चेहरे पर कितने दाने हो रखे हैं, सब गर्मी से हुआ है। तुम भी हमारी तरह नीम के पानी से नहाओगी और एलोवेरा जेल लगाओगी तो ठीक हो जाओगी। प्रीति ने एलोवेरा जेल के फायदे तो बहुत सुने थे, पर कभी इस्तेमाल नहीं किया था। सबको इस्तेमाल करता देख प्रीति भी इस्तेमाल करने लगती है। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर ही सकती हैं। इसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, और मैं खुद भी तो मार्केट से केमिकल वाला एलोवेरा लेकर आती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, यहाँ पर सबके चेहरे काफी चमके हुए होते हैं। इस तरह प्रीति भी सबके साथ एलोवेरा जेल लगा लेती है। ये सब तो ठीक था, लेकिन हर रोज सभी खेत में जाते हैं और वहीं जाकर जो नीम का पेड़ है उसके नीचे बैठकर लंच करते और दोपहर में वहीं सोते थे। इस बात से प्रीति को बड़ा गुस्सा आता था। पता नहीं पूरे दिन इस तरह यहाँ नीम के पेड़ के पास ही रहन सहन करते रहते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज शाम को जब बच्चे प्रीति के साथ खेलने की जिद करते हैं तो चलो ना चाची, आप भी हमारे साथ, हमें आपके साथ खेलना है। देखो, मुझे नहीं खेलना, इस तरह बार बार मेरे सामने जिद करने की जरूरत नहीं है। प्रीति पिंकी को डांट देती है और पिंकी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब शाम को नीम के पेड़ पर गांव की कुछ औरतें मिलकर रस्सी डालकर उस पर झूला लगाती हैं। आ जाओ सीमा और निधि, हम सब साथ में मिलकर झूला झूलेंगे। निधि और सीमा खुश हो जाती हैं और वो अपने साथ प्रीति को भी वहाँ लेकर जाती हैं। चलो प्रीति, तुम भी झूलो। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर ये टूट गया तो। नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं टूटने वाला। क्या आप भी बहुत ज्यादा डरती रहती हो? पहले सीमा और निधि काफी झूला झूलती हैं और बाकी कुछ औरतें भी। तब सभी को झूला झूलते हुए देखकर प्रीति का भी मन करता है और वो भी डरते हुए बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका डर गायब हो जाता है। मुझे यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, सच में बहुत मजा आ रहा है। देखा, हमने तो पहले ही कहा था। उसके बाद सब नदी के ठंडे पानी में नहाने जाते हैं, लेकिन प्रीति को डर लग रहा था। अरे भाभी, आप भी आओ। हाँ प्रीति, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, तुम भी आ जाओ। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता और आज से पहले मैं कभी नदी में नहीं नहाई। सीमा नदी के बाहर आती है और प्रीति का हाथ पकड़कर कहती है, आज तुम कोने पर रहना और फिर धीरे धीरे मैं तुम्हें तैरना भी सिखाऊंगी। चलो मेरे साथ। प्रीति भी पानी में जाती है और उसे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे उसके ऊपर पानी डालते हैं और वो भी उनके ऊपर पानी डालती है। मैं तो बच गई चाची। अच्छा बच्चों, अभी रुको। उसके बाद प्रीति दोबारा पानी डालती है और इस बार पिंकी पर जाता है।
सब हंसते हैं। इस तरह सब एंजॉय करते हैं और वापस घर चले जाते हैं। आज प्रीति के कंधों में बहुत दर्द हो रहा था। जब सीमा उसे दर्द में परेशान देखती है तो तुम्हारा सर्वाइकल का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? यहाँ आकर तो फिर भी मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन पहले तो मुझे सिर में और कंधों में बहुत दर्द होता था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तेल की मालिश करती हूँ और जैसा मैं कहूँ वैसा करना। उसके बाद सीमा प्रीति की मालिश करती है और प्रीति को काफी आराम मिलता है और वह बाकी सबके साथ रात को नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो जाती है। उसे अब वहां सोने की आदत तो हो गई थी, लेकिन हर कोई सुबह बहुत जल्दी उठता है तो उसकी नींद खराब हो जाती थी। सुबह सुबह यहाँ पर सब इतना शोर मचाते हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। आज फिर से प्रीति को सबके साथ खेत पर जाना था और सब वहां पर नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे हुए थे। वहां पर गांव की कुछ औरतें भी शांति के साथ बैठी थीं और सब बातें कर रहे थे। वही तो बात है, आजकल बच्चे कहाँ समय निकाल पा रहे हैं। आजकल तो हर कोई जिंदगी में बहुत व्यस्त हो गया है। हाँ, लेकिन अच्छा है कि गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, यहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सब कितना अच्छा लगता है। सब ढेर सारी बातें कर रहे थे और एक दूसरे की प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इतना मिला जुला वातावरण देखकर प्रीति को कुछ याद आता है। प्रीति अपने कमरे में फोन चला रही थी और काफी देर फोन देखने के बाद वो बोर हो जाती है। तब वो बाहर जाती है जहाँ पायल मिलती है। अरे तुझे पता है, जो रितु है ना, कल उसके हस्बैंड के साथ बहुत बुरी लड़ाई हो रही थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे क्या बुरा हुआ, हमें क्या लेना देना, हमें तो कम से कम गॉसिप मिल गई ना करने के लिए। शहर में तो हर कोई बस एक दूसरे का मजाक उड़ाता है और जब उनका मन होता है तभी बात करते हैं, लेकिन यहाँ हर कोई हर रोज एक दूसरे से बात करते हैं। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे और एक रात, देखना यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है प्रीति? बस ठीक है, पर मुझे शहर में ही रहना है। हालांकि अब प्रीति धीरे धीरे गांव की जिंदगी में एडजस्ट कर रही थी, लेकिन उसे तो शहर में ही रहना था। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन जब सब खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पूरे खेत की फसल खराब हो गई है। इस बार फिर से ऐसा हो गया। इस बार फिर से मतलब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था क्या भैया? हाँ बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। मुझे तो लगता है कि ये ताऊ जी का ही काम होगा। अब सब घर आते हैं। रमेश के बड़े भाई को वहाँ आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बुलाया जाता है। भाई, अगर ये सब तुम कर रहे हो तो ठीक नहीं है। पहले ही तुमने हमसे जमीन का एक्स्ट्रा हिस्सा हड़प लिया था, अब तुम हमारी फसल भी बर्बाद कर रहे हो। कितनी बार बोलूं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मुझे भला ऐसा करके क्या मिलेगा? रात को सब जब नीम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर बैठे थे तो सब बहुत परेशान थे। पता नहीं कोई ऐसा क्यों कर रहा है। चिंता मत करो माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन्हीं से हमारा खर्चा निकल जाएगा। ये बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है और वो बाद में रोहन से कमरे में अकेले में बात करती है। इतनी मुश्किल से हमने थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे और वो भी अपने घर वालों को दे दिए। तुम भूल गई जब हम कोरोना में वहाँ फंस गए थे और मेरा वर्क फ्रॉम होम होने के बाद भी कंपनी वालों ने कुछ महीने तक मेरी सैलरी नहीं दी थी, तब किसने हमारी मदद की थी? एक परिवार ही परिवार की मुसीबत में काम आता है प्रीति। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे और घर वाले बहुत परेशान थे कि आखिर पिछले 2 साल से उनकी फसल कौन खराब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति का भी अब गांव में मन लगने लगा था। उसकी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक रहती थी। आपको पता है दीदी, अब मुझे सर्वाइकल भी नहीं होता। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बताई हुई एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, गर्दन की एक्सरसाइज करने से सर्वाइकल भाग जाता है और फिर गांव का खाना पीना भी शुद्ध है और यहाँ की ताजी हवा, साथ में अब तुम समय पर सोती हो और समय पर उठ जाती हो। इन सब चीजों को मिलाकर बहुत फायदा मिला है। हाँ दीदी, हर रोज ठंडी लस्सी पीना और मुझे एलोवेरा से भी बहुत आराम हुआ है। इसका जूस भी पीने से और इसे लगाने से मेरा चेहरा भी ठीक हो गया। सच में गांव की बात ही अलग है। प्रीति को खुद में भी बहुत बदलाव लग रहे थे। शहर में वो देर रात तक फोन देखती थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ रहा था और इसी वजह से उसे सर्वाइकल भी हो रहा था। लेकिन यहाँ गांव में पूरा दिन वो सबके साथ खेत पर नीम के पेड़ के नीचे समय बिताती है और बातचीत और घर के कामों में उसे समय ही नहीं मिलता फोन देखने का, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी ठीक रहने लगती थी। साथ में वहाँ का खुला वातावरण भी उसे अच्छा लग रहा था। तब एक दिन लगता है मुझे अब अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। तभी प्रीति के पास किसी का कॉल आता है। हमने काम कर दिया, लेकिन इस बार हमारे पैसे नहीं मिले। अगर हमारे पैसे नहीं मिले तो हम
सबको बता देंगे। देखो प्लीज इस बारे में कुछ मत बताना। अभी मैं गांव में हूँ, शहर में नहीं हूँ। मेरे पैसे वहीं रखे हैं। लेकिन अगर तुमने किसी को बताया कि फसल खराब करवाने वाला काम मैंने करवाया था तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात रोहन सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो ये सारी बात घर वालों को बता देता है। प्रीति कमरे से बाहर आती है तो सब उसका इंतजार करते हैं। रोहन गुस्से में कहता है, तुमने फसल खराब क्यों करवाई? हाँ, प्रीति जान गई थी कि उसका सच सबके सामने आ गया है, इसलिए वो बिना छुपाए सब बताती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, पर यहाँ खेत की जमीन को कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं था। हम शहर में 15,000 रुपए किराया देते हैं और सब कुछ बहुत महंगा था। मैंने कई बार इनसे कहा कि अपने हिस्से की जमीन को बेच देते हैं और यहाँ पर कुछ फ्लैट ले लेंगे, लेकिन इन्होंने कभी बात नहीं की। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा करने पर एक समय पर आप खेती बाड़ी करना छोड़ देंगे और फिर जमीन बेचना आसान होगा। फिर हम फ्लैट लेकर आराम से शहर में रहेंगे। तुम सिर्फ शहर में रहने के लिए इतनी घिनौनी हरकत करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। रोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बेटा अगर ऐसा था तो तुम हमें सब सच बता देती। इस तरह मेहनत खराब करवाने की क्या जरूरत थी? एक एक फसल को बहुत मेहनत से उगाया जाता है। घर में हर कोई प्रीति से नाराज था, लेकिन सीमा और पवन दोनों प्रीति के पास कुछ पैसे लेकर उसके कमरे में जाते हैं। हम पूरी जमीन पर खेती करते थे, लेकिन उसका आधा हिस्सा हम हमेशा बचाते थे क्योंकि वो हिस्सा रोहन और तुम्हारा है। हाँ तुम ये पैसे रख लो, क्योंकि ये उसी हिस्से के पैसे हैं। हमने सोचा था कि हम तुम दोनों को सरप्राइज देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये बहुत कम है, पर तुम चाहो तो बाकी की जमीन बेच सकती हो। सीमा और पवन के जाने के बाद प्रीति की आंखों में आंसू बहते हैं और अगले ही दिन वो सबसे माफी मांगती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता था कि शहर की जिंदगी बहुत बेहतर है, लेकिन जब से मैं यहाँ आई और मैंने आप सबके साथ नीम के पेड़ के साथ रहन सहन शुरू किया तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। तुम्हारी गलती माफी लायक नहीं है प्रीति, तुमने गलत रास्ता चुना। नहीं बेटा, सिर्फ प्रीति की गलती नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। बाकी गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमें हमेशा इंसान की पहली गलती को तो माफ करना ही चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल। प्रीति बिटिया नादान है, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं। वो शुरू से अकेली रहती रही है और अब उसे खुद अपनी गलती का एहसास है, तो हमें इस बात को भुला देना चाहिए। इस तरह पूरा परिवार प्रीति को माफ कर देता है और प्रीति की नजरों में सबके लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। और रात को वो रोहन से कहती है, ये पैसे कल भैया भाभी ने हमें दिए थे, उन्हें वापस करेंगे और आप यहाँ पर जिस कंपनी में नौकरी करने के बारे में कह रहे थे उसी में नौकरी करना। इस तरह रोहन अब गांव से थोड़ा दूर एक शहर था, वहां पर ज्वाइनिंग कर लेता है। और हालांकि उसे शहर से वहां पर कुछ पैसे कम मिल रहे थे, लेकिन वो समय पर घर आता है। आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। मैंने कहा था ना, यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। साथ में वहाँ पर एक्स्ट्रा सैलरी थी तो 15,000 हमें किराया भरने में देना पड़ता था। साथ में वहाँ पर खर्चे इतने ज्यादा थे। यहाँ सारा खर्चा मिक्स होकर निकलता है तो पता भी नहीं चलता। फिर यहाँ सबकी भी मदद होगी। इस तरह रोहन और प्रीति गांव में रहना शुरू कर देते हैं और प्रीति सीमा के साथ चूल्हे पर खाना बनाकर सबको परोसती है। सब आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। ये अब से चाचू चाची हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इसी बात पर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी। मैंने पूरे 50 रुपए जोड़े थे। देखो तो चाची की लाडली। इस तरह सब हंसी ठिठोली करते हैं और प्रीति को कहाँ पता था कि जहाँ शुरू में नीम के पेड़ के नीचे बैठने में उसे गुस्सा आता था, अब वही उसका रहन सहन का हिस्सा बन गया है।